Okay, the ionic equation for this reaction is shown. Construct a fully labeled Hash-Law cycle to connect each side of this equation to the relevant gas phase ions. Gaseous ions आपने कनेक्ट करना है, किस तरह से करना है अभी हम करते हैं. अच्छा, ये कह रहा है भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है, हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन दिया हुआ है और हाइड्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन दिया हुआ है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कैल्शियम आयन, ऑटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है. अच्छा, x क्या है इसमें? एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस आयनिक इक्वेशन, मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन ऑफ आयनिक इक्वेशन. जो इक्वेशन दी हुई है ना इसने, विच इज कैल्शियम सॉलिड स्टेट में आपने एसिड से रिएक्ट कराया था, तो एसिड जो है वो आयनाइज होकर एक्वस आयन बना के बैठा हुआ होगा. अब जो सॉल्ट बना होगा कैल्शियम का, वो सॉल्युबल सॉल्ट है, इसलिए कैल्शियम एक्वस आयंस आपको मिल रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रही है. मतलब मेटल और एसिड का रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है. आपने ये एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालना है जिसको उसने एक्स बोला हुआ है. साथ में इसने आपको क्या दिया हुआ है? हाइड्रेशन दी हुई है. अब हाइड्रेशन क्या है कि गैसियस आयंस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो एक्वस आयन बनते हैं, दैट इज हाइड्रेशन. अच्छा, अब मसला ये है कि इस इक्वेशन में अगर मैं नीचे अब एक्वस आयन तो ऊपर लिखे हुए हैं, H पॉजिटिव आयन भी लिखा हुआ है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन भी लिखा हुआ है. अगर मैं इक्वेशन में नीचे गैसियस आयन ले लूं तो फिर मैं अपनी साइकिल कंस्ट्रक्ट इस तरह से कर सकता हूँ कि ऊपर जो कैल्शियम का एक्वस आयन है उसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो कैल्शियम का अच्छा, उल्टा करना पड़ेगा मुझे फिर इसको. मतलब क्या है कि कैल्शियम का गैसियस आयन वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो कैल्शियम का एक्वस आयन बन जाएगा. तो एरो मुझे नीचे से ऊपर बनाना पड़ेगा इसमें, और इसको मैं क्या कहूंगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस. उसकी वैल्यू मुझे दी हुई है. अच्छा, इसी तरह हाइड्रोजन का गैसियस आयन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो उसका एक्वस आयन बन जाएगा, और वो क्या हो जाएगी? एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. अब यहाँ पे ये 2 मोल बन रहा है तो यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा. ऐसा ही है, यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, बाकी कैल्शियम जो है उसका क्या कहते हैं, ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सॉलिड से कैल्शियम के गैसियस आयन तक आए हो, तो वो किस तरह से आया जा सकता है? ऑटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम को मैं अगर ऑटोमाइज करूं तो वो उसका गैसियस आयन बन जाएगा. अच्छा, ऑटोमाइज करने के बाद इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिमूव हुआ होगा? इस पे आयनाइजेशन एनर्जी भी साथ में आ जाएगी. आयनाइजेशन एनर्जी, वन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं. समझ आती है बात यहाँ तक? जी सर. तो जितना भी डाटा दिया हुआ है आप साइकिल पे लेके आ गए हो. अब बस आपने जो है वो हैश साइकिल बनानी है और हैश साइकिल से इक्वेशन डेवलप करो. तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपके पास ऑटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम, फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, फिर हाइड्रेशन. देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन एरो जो है वो नीचे जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड पर ग्रीन एरो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. हाइड्रेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके साथ मैं टोटल माइनस लगा दूंगा. तो कल हमारी बात हो रही थी, तो हाइड्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 2 मोल है तो 2 इंटू हाइड्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. तो राइट साइड पे कैल्शियम में ग्रीन एरो मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है और हाइड्रेशन का एरो भी मैंने ऊपर ही बनाया है, तो वो भाई सिंपल में ऐड कर दूंगा. एलपी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन. ठीक है. अच्छा, H पॉजिटिव आयन का मैंने नहीं लिखा अभी, H पॉजिटिव आयन का हम भूल गए. तो H पॉजिटिव आयन को अगर देखो तो H2 गैस से अगर मुझे H पॉजिटिव आयन बनाना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन गैस को पहले मुझे ऑटोमाइज कराना पड़ेगा ना. तो पहले तो आ जाएगा ऑटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन. H2 से मैंने हाइड्रोजन का गैसियस एटम बनाया, उसके बाद गैसियस आयन बनाना है.
तो उस पर मुझे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कैल्शियम की 2 ऐड की है तो हाइड्रोजन की 1 ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, ऑटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन मुझे उसने कहीं भी नहीं दी हुई है, लेकिन मुझे ये पता है कि हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, तो मैं बॉन्ड इंथैल्पी डाटा देखूंगा और उससे जो है इंथैल्पी चेंज, जो आपका ऑटोमाइजेशन की इंथैल्पी चेंज है वो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड की जो होगी वो मैं लिखूंगा। अच्छा, ये एरो हाइड्रोजन गैस से नीचे की तरफ आ रहा है, मेरा ग्रीन एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगेन इक्वेशन में ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, मतलब ऑटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन और फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन जब ब्रेक होगा, H2 जब ब्रेक होगा तो 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन बन रहा है ना, मतलब हाइड्रोजन का जब मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो हाइड्रोजन के 2 मोल ऑफ एटम बन रहे हैं, तो आयनाइजेशन मुझे पे दोनों की करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो आ रही है एक हाइड्रोजन की एटम की, वही दूसरे की भी होगी, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और ये सारा इक्वल्स टू क्या होगा, मेन इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, जिसको एक्स बोला हुआ है। समझ आई बात? अब आपका काम क्या है, आपने जो है इनकी वैल्यूज निकालनी है। ऑटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम आपको दी हुई है, डेट इज +178। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम के लिए आपको डाटा बुकलेट रेफर करनी पड़ेगी। डाटा बुकलेट में कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 590 और सेकंड है 1150। यू विल राइट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की जगह 590 और सेकंड आयनाइजेशन की जगह 1150। अच्छा, हाइड्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन वो आपको दी हुई है, जो कि है -1090। ठीक है, तो अगेन वो आपने लिखनी है। अच्छा, ये जो माइनस है ना, ये हेस लॉ की साइकिल की वजह से आया है, तो ये ऐसे ही रहने देना 2, और हाइड्रेशन की एंथैल्पी माइनस में दी हुई है, जो भी दी हुई है ना साइन के साथ वो लिख देना, 2 इंटू -1090। फिर हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आपको दिया हुआ है -1576। फिर ऑटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा डेटा बुकलेट में, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये है 436। अब देखो हाइड्रोजन कि अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज H2, मतलब H इन H। इस पूरे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो यहाँ दी हुई होती है, दिस इज 436। तो अगर यहाँ पे 1 मोल लगा है तो आपने 436 ऐसे ही लिखना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 या डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको ब्रेक होने पे निकलेगा एक हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि वो H2 मॉलिक्यूल है। समझ आई ये बात? तो आप यहाँ पे ऑटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या लिखोगे, हमने 436 पढ़ी थी ना, यस इट वाज 436। अच्छा, फिर ट्वाइस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना एक चीज का ख्याल रखना कि वो एरो जो होता है ना, वो इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा, क्योंकि ये एक ही एरो में मैंने 2 काउंट की थी, आयनाइजेशन भी और क्या कहते हैं ऑटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन भी। ठीक है, और ये पूरा एरो जो है मेरे ग्रीन एरो के अगेंस्ट था, तो इस पूरे एरो में जितनी भी वैल्यू है ना वो नेगेटिव में आएगी।
तो मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन अगेन डेटा बुकलेट से देखोगे जो कि होती है 1310। तो आप यहाँ पे 2 × 1310 लिखोगे और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x। इसको आपने सॉल्व करना है और इससे x आएगा आपका। समझ आई ये बात फैज? करोगे सॉल्व इसको? सर आंसर क्या आ रहा है? आंसर निकालना पड़ेगा। इससे आपका क्या आया? सर मेरा 1 - 534। दिस इज 3056, बाकी 178, 590, 1150 माइनस 2 into -1090 minus 1576 minus 534 किलो जूल पर मोल। सही है? जी सर। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड इथेनोइक एसिड इज लेस नेगेटिव देन x/2 किलोजूल पर मोल। अच्छा, अभी आपने जिस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया था उसको वो था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपने ये x निकाला -534 किलोजूल पर मोल। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं कैल्शियम मेटल को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं तो अब जो इंथैल्पी चेंज आ रहा है वो आ रहा है लेस नेगेटिव देन x/2 किलोजूल पर मोल, मतलब 2 कम, 532 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो उसका रीजन पूछेगा, सजेशन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो इथेनोइक एसिड हमारे पास क्या होता है? वीक एसिड होता है, राइट? ऐसा ही है ना? HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इथेनोइक एसिड CH3COOH इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड, अच्छा ये हम आगे आने की इक्विलिब्रियम में भी पढ़ेंगे बहरहाल, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओ लेवल में देख चुके हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, वीक एसिड जो कि पार्शियली आयोनाइज होते हैं। ठीक है, अब इथेनोइक एसिड जो है वो पार्शियली आयोनाइज होगा। आयोनाइज करवाने के लिए इथेनोइक एसिड को एनर्जी ज्यादा लग रही होगी एज कम्पेयर टू HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन में क्या है कि जब आप रिएक्शन करवा दे, अब आप इथेनोइक एसिड को अकेले डालोगे ना, जैसे HCl है, इसको आपने अकेले पानी में डाला और आपने इसके 1000 मॉलिक्यूल डाले, तो 1000 के 1000 जो है वो आयनाइज हो गए। सही है? अच्छा, लेकिन इथेनोइक एसिड के अगर आप 1000 मॉलिक्यूल सिर्फ पानी में अकेले डालोगे तो 1000 के 1000 आयनाइज नहीं होते, अभी तो वीक एसिड होता है। जैसे आपने इसके 1000 मॉलिक्यूल डाले तो लेट से इससे 50 आयनाइज हुए, लेकिन जब आप रिएक्शन करवाओगे ना, चाहे वो HCl का करवाओ कैल्शियम से, चाहे वो इथेनोइक एसिड का कराओ, तो अल्टीमेटली इथेनोइक एसिड भी सारा का सारा रिएक्ट होगा, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता सब आयनाइज उसको होना पड़ेगा, क्योंकि जैसी 50 आयनाइज होकर खत्म हो जाएंगे तो फिर 50 और आयनाइज होंगे, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन क्या होगा कि अल्टीमेटली सारे के सारे इथेनोइक एसिड को आयोनाइज होना पड़ेगा, क्योंकि वो रिएक्शन होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। सही है, तो आयनाइज जरूर होगा। तो आयनाइजेशन के लिए भी एक इंथैल्पी चेंज लगती है जिसको हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन, और एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए वो ज्यादा लग रही होगी। ठीक है, लेट से 2 किलोजूल पर मोल ज्यादा आ रहा है ना, इसका मतलब 2 किलोजूल पर मोल की इंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन फॉर इथेनोइक एसिड हो जाएगी। या यू कैन से सिंपली राइट
energy is required to ionize the ethanoic acid as it is a weak acid. So there is an additional energy required to ionize ethanoic acid as it is a weak acid. ठीक हो गया? चलें आगे। एमन, फैज, मरियम, आप कब आए हो? कहाँ से ज्वाइन सर किया? कोई 5-10 मिनट हो गए हैं। आप कितने बजे आपने शुरू किया था ये लेक्चर? 5:30। सर ये A2 का आपने किया है, एस का नहीं ले रहे आज? A2 का क्या है, AS का इसके बाद लेंगे। अच्छा, लाइट नहीं थी इसलिए ना वो लेट हो गई, AS रह गई। तो मैम इस क्लास के बाद आफ्टर 5-10 मिनट ब्रेक विल स्टार्ट AS। सर तो क्लास कितने बजे? 6:30 पे खत्म होगी? 6 ये वाली जी। 6:30 पे खत्म होगी, फिर 10 मिनट बाद AS स्टार्ट होगी, वो 1 घंटा वो चलेगी। उसके हिसाब से आप आइडिया लगा लो। चलो ठीक है। अरे बच्चों, इंथैल्पी अब अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया तो हाइड्रेशन और सॉल्यूशन है, मैं उसका क्वेश्चन तुम्हें करवाने वाला हूँ, लेकिन बीच में ना अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, अब जैसे ये है, अब इस क्वेश्चन में देखो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये काम आप AS में भी बहुत ज्यादा करके आए हुए, ठीक है, लेकिन ये काम पूरा का पूरा एज इट इज उठ के आ गया है A2 में और आता रहता है। तो ये भी रिवाइज करना है इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कह रहे हैं ना, क्रोमाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड, ये इक्वेशन दी हुई है उसने, कह रहा है यूज द फॉलोइंग डाटा टू कंप्लीट द हैश लॉ साइकिल एंड कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। अब हैश लॉ साइकिल ये तुम लोगों ने AS में ये काम बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा किया हुआ है कि इस पे पक्के हुए होते हो उस वक्त। थोड़ा सा चलो एक बार इसकी ना वैल्यूज देख लेते हैं ताकि रिकॉल हो जाए कि क्या करते थे आप। देखो एलिमेंट्स नीचे दिए हुए हैं, अब नीचे एलिमेंट्स क्या होंगे अब लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू नो कि यहाँ पे पोटेशियम है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, तो एलिमेंट्स में क्या क्या होगा, पोटेशियम भी होगा सॉलिड स्टेट में, क्रोमियम भी होगा सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन O2 गैसियस स्टेट में मिलेगा, क्लोरीन Cl2 गैसियस स्टेट में मिलेगा, तो यू गाइस नो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली देखें तो ये इसकी फॉर्मेशन दी हुई है 1 मोल की, तो जो है -2061 पे KCl की दी हुई है 437, 4 मोल है तो 4 इंटू -437, फिर सल्फ्यूरिक एसिड की दी हुई है 3 इंटू -814, फिर ये CrO2Cl2 की दी हुई है 580, तो 2 इंटू -580, फिर ये तीसरा वाला K2 पोटेशियम सल्फेट की दी हुई है 3 मोल दी हुई है और 1 मोल के लिए दी हुई है 1438, और वाटर की 3 इंटू -286। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, सारे के आप जो हैश लॉ का साइकिल बनाओगे तो सारे एरोज जो है लेफ्ट साइड वाले आपके अगेंस्ट आ रहे हैं, तो आपने उसको साइन अपोजिट करके लिख देना होगा। मतलब इन शॉर्ट ये जो क्वेश्चन है ना एक तरह से बोनस क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए है ऑब्वियसली, लेकिन कम ही होगा क्योंकि AS में सारी चीज कर चुके हो। तो सिंपल जो है, जैसे ये -2061 है उसको साइन उल्टा करके लिख दो क्योंकि एरोस का अपोजिट जा रहा है ग्रीन एरो से। फिर ये जो 4 इंटू -437 है इसका भी साइन उल्टा करके लिख दो, तो ये ऐड हो जाएगा, फिर 3 इंटू 814 प्लस, फिर ये जो 2 इंटू -580 है क्योंकि ये ग्रीन एरो के साथ ही जा रहा है तो साइन इसका चेंज नहीं करना। तो सिंपल आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है, अगर आप ये बनाना चाहो एरोस बना लो, नहीं बनाना चाहो अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हो तो लिख देना। इसने कहा हुआ यूज द फॉलोइंग डाटा टू कंप्लीट द हैश लॉ साइकिल एंड कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, तो बेस्ट वुड बी कि आप एरो जरूर शो करो। सही है, तो ये हमारा AS वाला काम है। बीच में दिख गया क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि आपने जो AS का काम था वो आपने जहन में रखना है, उसका भी क्वेश्चन आ सकता है और सामने आया हुआ भी है। अच्छा जी,
हमें ना ये वाला क्वेश्चन करना है, हाइड्रेशन और सोल्यूशन एंथैल्पी चेंज इसमें इन्वॉल्व है ना। सर मैं थोड़ा हेस्ला में थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, क्या मुझे हेस्ला दोबारा एक्सप्लेन करके बता देंगे? मरियम देखो, अब हैश तो हम एएस के एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर आप एएस वाला आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप A2 का कंफ्यूज ही रहोगे ऑब्वियसली। तो आप एएस में जब हम पढ़ेंगे ना तो उसका वेट करो। सर अच्छा, क्वेश्चन 14 इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। कल हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, हैंडआउट में भी लिखी हुई है, ठीक है। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एक्वस आयन, ठीक है। और मैंने जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, या टू फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो डेफिनेशन मैंने इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखी हुई है तो वो इसलिए लिखी हुई है क्योंकि मार्किंग की में उसने वही कब अक्सर वो वाली डेफिनेशन दी हुई है, वरना मार्किंग की में वाली डेफिनेशन भी देता है कि 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप चाहो तो डायरेक्ट मार्किंग की से भी देख के याद कर सकते हो, जो हैंडआउट में लिखी हुई है वो भी याद कर सकते हो। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन इज द एनर्जी चेंज, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब भी लिख सकते हो और सिंपल एनर्जी चेंज भी लिख सकते हो, वही मतलब है ना। एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous ions dissolve in water to form an aqueous solution लिख दो या infinitely dilute solution लिख दो। सही है जी। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, यूज द फॉलोइंग डाटा टू कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू कंस्ट्रक्ट एन एनर्जी साइकिल। अब लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए देखो, लैटिस एंथैल्पी हमने बॉर्न हेबर साइकिल से निकालना सीखी है क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है। कैल्शियम नाइट्रेट की लैटिस एंथैल्पी निकालने का मतलब ये है कि मुझे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट गिवन हो अगर मैं बॉर्न हेबर साइकिल लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसने वो नहीं दिया हुआ सारी चीजें, उसने मुझे हाइड्रेशन दी हुई है। तो हाइड्रेशन से और दूसरी चीज क्या दी हुई है, सोल्यूशन दी हुई है। तो सोल्यूशन और हाइड्रेशन देख के मुझे बात क्लिक करेगी कि ये जो लैटिस एंथैल्पी निकलवाना चाह रहा है ये वाली साइकिल से निकलवाना चाह रहा है जिसमें मैंने आखिरी साइकिल हाइड्रेशन सोल्यूशन और लैटिस एंथैल्पी से साइकिल बनाई थी। अब अगर आपको साइकिल नहीं बनानी, अगर आपने डायरेक्ट इक्वेशन याद की हुई है तो आप डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कर दो, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग ट्राई करते हैं साइकिल बना लें। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन बेसिकली हमने क्या देखा है कि जब गैसियस आयन डिसॉल्व टू फॉर्म एक्वस आयन, और सोल्यूशन हमने क्या देखा है जब 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इसको पानी में डिसॉल्व करें, और ये क्या या पानी की जगह ना बल्कि हम ना तरह से एक्वस लिख देंगे ऊपर, तो ये अपने एक्वस आयन बना ले, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और 2 नाइट्रेट आयन, क्योंकि बैलेंसिंग करोगे तो 2 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन निकलेंगे। तो दिस इज सॉल्यूशन। अब मैं डेल एच सोल्यूशन नहीं लिख रहा, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बार बार लिखना, तो एंड में हम लोग खुद ही एक बार लिख लेंगे। अच्छा, नीचे अगर मैं गैसियस आयन ले लूं दोनों के तो ये हो जाएगी हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, और ये हो जाएगी हाइड्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। गैसियस आयन से एक्वस आयन बन रहा है, दिस इज हाइड्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। और आयनिक कंपाउंड जो बना है गैसियस आयन से, तो ये क्या हो जाएगी हमारी लैटिस एंथैल्पी। और अगर इसकी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमने देखा था लैटिस इज इक्वल टू हाइड्रेशन, लैटिस माइनस लैटिस प्लस हाइड्रेशन इज इक्वल टू सोल्यूशन। और मैंने कहा था अगर रीअरेंज करके लिखना चाहो तो हाइड्रेशन माइनस लैटिस लिख लेना। अगर आपने ये याद करी हुई ना, सोल्यूशन इज इक्वल टू हाइड्रेशन माइनस लैटिस, इस फॉर्म में याद की हुई है, लैटिस एंथैल्पी को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो मर्जी आपकी है। लेकिन आपने अगर इस फॉर्म की इक्वेशन याद की हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है
वो उसको इस तरह से याद करते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। बस रीअरेंज किया हुआ है, मतलब लैटिस एंथैल्पी को सब्जेक्ट बना लो इस इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगी, हाइड्रेशन माइनस सॉल्यूशन। अगर आपने ये इक्वेशन याद की हुई है तो जबरदस्त है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्टली उठा लो यहाँ से अपना काम इस इक्वेशन से। और अगर आपको याद नहीं होती, आपने देखो साइकिल बनाना तो आनी चाहिए, कहीं ना कहीं साइकिल की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी इससे पहले से पहला वाला क्वेश्चन जो था वो बगैर साइकिल के नहीं हो सकता, उससे ये इक्वेशन आप उठा ही नहीं सकते, सोल्यूशन तो था ही नहीं उसमें। तो अगर आप साइकिल बनाना जानते हो तो दैट्स वंडरफुल, उसकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपने जब देखा कि यार वो साइकिल वही बननी है जो हमेशा बनती है, हाइड्रेशन सोल्यूशन और लैटिस की, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख के काम स्टार्ट कर दूं। अच्छा, लैटिस एंथैल्पी आपको निकालनी है, तो अगर आपने सब्जेक्ट अल्टीमेटली आपने लैटिस एंथैल्पी को सब्जेक्ट बनाना है, हाइड्रेशन आपको दी हुई है कैल्शियम आयन नाइट्रेट आयन की, आपने हाइड्रेशन दोनों की ऐड करनी है। हाइड्रेशन जो है दोनों आयंस की अलग अलग होगी, सही है, एक की नहीं किसी की लिख देना। तो कैल्शियम आयन की हाइड्रेशन जो दी हुई है वो दी हुई है -1650, तो -1650। अच्छा, ये हाइड्रेशन कैल्शियम की है, उसके साथ नाइट्रेट की भी ऐड होगी, और नाइट्रेट की कितनी दी हुई है, -314, और 2 मोल ऑफ नाइट्रेट एंड, तो 2 -314 होगा, प्लस सोल्यूशन आपको दी हुई है -19। अच्छा ब्रैकेट, अच्छा ये फॉर्मूले में ना बीच में माइनस है, तो माइनस, और सोल्यूशन आपको दी हुई है -19। ये सॉल्व करोगे तो लैटिस एंथैल्पी आ जाएगी। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ आई बात? तो ये आ रही है -2259 किलो जूल पर मोल। सही है, चले आगे। ईमान, आप कुछ पूछ रहे हो? नो सर। ठीक है, फैज तुम्हारी आवाज आवाज आ रही है, आज भी बाहर बैठे हो क्या? नहीं नहीं, घर में ही हूँ। समझ आ रहा है? जी। पक्की बात है? पूछा नहीं तुमने? मरियम तो अभी आई है, उसका तो खैर मसला अलग है, ऐसा नहीं आता। तुम्हारा क्या सिचुएशन है? आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगी चीजें। अच्छा जी। अच्छा, पार्ट बी इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव आयन इज -1305 किलोजूल पर मोल। Suggest an explanation for why the enthalpy change of hydration of barium ion is less exothermic than the hydration of calcium ion. ये आप लोगों ने मुझे बताना है। कैल्शियम आयन का साइज छोटा होगा, बेरियम आयन का साइज बड़ा होगा, डाउन द ग्रुप है। बाकी आगे मुझे बता दो एक्सप्लेनेशन। देखो, हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, रीजन बिकॉज देयर इज ओनली अ बॉन्ड फॉर्मेशन। वो बॉन्ड कौन सा है? आयन डायपोल बॉन्ड। मतलब कैल्शियम आयन या बेरियम आयन का जो बॉन्ड बनेगा विद वाटर, वाटर के डायपोल्स के साथ, तो उसको आयन डायपोल बॉन्ड कहते हैं। देयर इज ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि अगर मैं कैल्शियम आयन गैशियस फॉर्म में पानी में डालूंगा तो कैल्शियम आयन एक्वस फॉर्म में बनेगा, तो रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेकिंग तो है ही नहीं,
प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो दिस हैज टू बी ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बट व्हाई हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम इज मोर नेगेटिव या मोर एक्सोथर्मिक और बेरियम आयन इज लेस एक्सोथर्मिक? तो बेरियम का साइज बड़ा है, तो कैल्शियम आयन हैज स्मॉलर size, so more stronger ion dipole bond is formed and more energy is released. सही है. चलें आगे. अच्छा जी, क्वेश्चन 15 is the dissolving of an ionic compound in water is accompanied by an energy chain enthalpy change of solution. मतलब 1 mole of an ionic compound dissolved in water to form aqueous ions. This is enthalpy change of solution. We know it very well now. Described in terms of bond breaking and bond making, what happens to the solid ionic lattice when at an ionic equation when an ionic compound dissolves in water. तो रिएक्टेंट साइड पे देखो, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है. कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? आयनिक बॉन्ड ब्रेक हुआ है बिटवीन मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन. और बॉन्ड फॉर्मेशन कौन से हुए हैं? आयन डाइपोल बॉन्ड फॉर्म हुए एट द प्रोडक्ट साइड. ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आप क्या लिखोगे? आयनिक bonds between Mg2 positive ion and chloride ion are broken and ion dipole bonds between ions and water are formed. ठीक है, to form aqueous ions. ठीक है जी. एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज एनर्जी चेंज when 1 mole of a substance is dissolved in water to form aqueous ions. अच्छा, इसमें use the data to calculate the standard enthalpy change of hydration of chloride ion. You may find it helpful to construct an energy cycle. Again साइकिल वही है. अभी तुम लोगों को ऊपर हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, मतलब इसी तरह की कोई साइकिल बनेगी. लैटिस इज इक्वल टू हाइड्रेशन माइनस सोल्यूशन. अगर ये याद हो गई है और डायरेक्टली यूज करना चाहो तो कर सकते हो. अगर देखो, लैटिस enthalpy change of lattice is equals to enthalpy change of hydration minus enthalpy change of solution. अब लेकिन अगर आपने मोल्स का ख्याल नहीं रखा ना बैलेंसिंग का, तो फिर आप गड़बड़ कर जाओगे, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड में से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 1 मोल निकलेगा, लेकिन क्लोराइड जहां जहां आएगा ना वहां 2 मोल निकलेगा. इस चीज का जरूर ख्याल रखना. तो लैटिस एंथैल्पी तो तुम्हारे पास -155 है,
हाइड्रेशन जो है ना वो 2 की होगी, मैग्नीशियम आयन की होगी -1925 और क्लोराइड आयन की अलग होगी, लेकिन वो 2 मोल होगा। अब क्लोराइड आयन की लैटिस एंथैल्पी ही तो नहीं दी हुई तुम्हें, वो सॉरी हाइड्रेशन एंथैल्पी ही तो नहीं दी हुई, वही तो निकालनी है। तो 2 × x कर दूंगा मैं। फिर सोल्यूशन जो दी हुई है वो दी हुई है -155। अच्छा, लैटिस एंथैल्पी 2524 दी हुई है, मैंने गलत 155 गलत लिख दी है। दिस इज 2 -2524। ये आपकी इक्वेशन बनेगी -2524 155 इधर जाके आ जाएगा -155 और 1925 इधर जाके +1925 हो जाएगा एंड दिस विल बी होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास x आ जाएगा जो कि हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन है। ठीक है, ये आ रहा है -377 किलो जूल्स पर मोल। सही है, चलें आगे। ईमान, फैज, मरियम, समझ आई? जी सर। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट है द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज -410 suggests explanation for the hydration of sodium ion is less exothermic than hydration of magnesium ion। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम आयन इज मोर एक्सोथर्मिक। तो नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीशियम आयन या सोडियम आयन। तो वी नो कि सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन अक्रॉस द पीरियड है। साइज जो है वो मैग्नीशियम आयन का छोटा होता है, लेकिन 2 चीजों पे डिपेंड करती है ना हाइड्रेशन, साइज और चार्ज पे। मैग्नीशियम आयन का चार्ज भी तो बड़ा है। ठीक है, मैग्नीशियम आयन इज अ हायर चार्ज देन सोडियम आयन। ठीक है, और वो स्मॉलर भी है। तो जो आयन डायपोल बॉन्ड बनेंगे वो मोर स्ट्रॉन्गर बनेंगे। आई मीन मैग्नीशियम आयन इज हायर चार्ज, बल्कि नहीं, हैज हायर चार्ज एंड smaller size than sodium ion. So ion dipole attraction between magnesium ion and water are more stronger। ठीक हो गया। अच्छा, ये पार्ट है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स वेरीज डाउन द ग्रुप। अभी ये हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये ना हाइड्रेशन और सॉल्यूशन वाला ही पार्ट है। अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ज्यादा हम लोगों ने कल थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स का पढ़ा था और फिर हमने एक आंसर याद कर लिया था। सेम कहानी ना इसकी भी है, मतलब एक्सप्लेनेशन अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन ना एज इट इज ऐसे ही आता है। और देखो 4 मार्क्स का आता है, तो पहले इसको मैं समझाता हूँ। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगेन इसका आंसर ना वही आना है, क्वेश्चन एक ही आना है। तो आपने इसका आंसर भी हमने बना के रखा हुआ है। इन केस अगर खुदा ना खास्ता समझ नहीं आता तो फिर हम जो है ना उसको भी याद कर लेते हैं। देखो, हमारे पास ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स और ग्रुप 2 सल्फेट्स दो कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो हाइड्रोक्साइड का जो साइज है वो स्मॉल होता है और सल्फेट आयनाइन जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। अगर मैं डाउन द ग्रुप बात कर रहा हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल डाउन द ग्रुप 2 बात चल रही है, मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर बेरियम है,
तो इसके साथ देखो जब वो लगता है ना हाइड्रोक्साइड आइन, तो हाइड्रोक्साइड आइन का साइज जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो OH आइन की अगर मैं बात करूं तो OH आइन का साइज क्योंकि वो खुद इतना बड़ा नहीं है, जब कैटाइन का साइज जब चेंज हो रहा है तो ओवरऑल लैटिस एंथैल्पी पे बड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो सल्फेट एनाइन है ना, सल्फेट एनाइन का साइज खुद कैटाइन के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। तो सल्फेट एनाइन का साइज क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा है, तो मैग्नीशियम से बेरियम तक जब साइज में चेंज आ रहा है तो ओवरऑल लैटिस एंथैल्पी पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एनाइन इतना बड़ा है कि कैटाइन के बड़े छोटे होने से कोई ज्यादा इफेक्ट आ नहीं रहा। लेकिन हाइड्रोक्साइड्स में, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स में, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी आयनिक कंपाउंड है ना, इनमें कैटाइन और एनाइन के साइज चेंज होने से बड़ा फर्क पड़ जाता है लैटिस एंथैल्पी पे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड एनाइन खुद छोटा होता है। मतलब कहने का क्या है कि लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है दोनों कैटाइन और एनाइन के साइजेस पे ना, चार्जेस पे और साइजेस पे। चार्जेस तो सारे सेम है, लेकिन साइजेस जो है मैग्नीशियम से बेरियम साइजेस चेंज हो रहे हैं। लेकिन लैटिस एंथैल्पी में कैटाइन और एनाइन के साइज दोनों पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन सल्फेट्स में, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट है और बेरियम सल्फेट तक जब तुम जाओगे तो बेरियम सल्फेट का साइज बड़ा है, लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए, कम जरूर होगी लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि सल्फेट एनाइन इतना बड़ा है साथ में कि कैटाइन के छोटे बड़े होने से कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट आ नहीं रहा। बात समझ रहे हो? चेंज जरूर हो रही है लेकिन कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आ रहा है। अच्छा जी, तो देखो इसकी वजह से अगर मैं एक बड़ी सिंपल, इतनी सिंपल एक्सप्लेनेशन कोशिश करेंगे कि सिंपल एक्सप्लेनेशन रखें, लेकिन अगर तुम्हें मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूं कि डाउन द ग्रुप अगर मैं कैटाइन को इंडिविजुअली देखूंगा तो उनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का मतलब क्या, साइज बड़ा हो रहा है ना, तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। चार्ज डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो वो लेस एक्सोथर्मिक होता जाएगा। इसी तरह लैटिस इंथैल्पी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन लैटिस इंथैल्पी में जो डिक्रीज आएगा डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड के केस में, वो बहुत बड़ा आ रहा होगा, क्योंकि कैटाइन के साइज से बड़ा इफेक्ट आता है हाइड्रोक्साइड्स पे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स खुद नन्हे से होते हैं कैटाइंस के सामने। तो हाइड्रोक्साइड आर सो स्मॉल, सो चेंज इन साइज ऑफ कैटाइंस डाउन द ग्रुप हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट on the overall lattice enthalpy of group 2 hydroxides. However, in sulfates are very large than cation, so change in size of cation down the group does not have a significant effect on the overall lattice enthalpy of group 2 sulfate down the group. तो बेसिकली होता क्या है डाउन द ग्रुप, अगर मैं ग्रुप 2 सल्फेट्स की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी जो है ना वो डिक्रीज होती है। अब मैं देखो इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन और हाइड्रेशन की बातें कर रहे हैं ना, तो सोल्यूशन इज सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। अब हमारी क्या बात हुई थी, अगर जिस कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ज्यादा वो सॉल्युबल होगा। अब अगर मैं कैल्शियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक आऊं तो कैटाइन का साइज बढ़ गया, लैटिस एंथैल्पी में डिक्रीज तो आएगा और हाइड्रेशन एंथैल्पी में भी डिक्रीज आएगा। देखो अब जरा यहाँ समझने की कोशिश करना, अगर ये इस वक्त समझ नहीं आएगा तो कोई मसले की बात नहीं है, थोड़े टाइम बाद आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल टेंशन नहीं लेना। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, सोल्यूशन इज इक्वल टू हाइड्रेशन माइनस लैटिस। अगर मैं तुमसे बात करूं ऊपर वाले, जैसे कि मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम सल्फेट की, तो उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी 95 ली हुई है। ये मैंने इमेजिनरी वैल्यूज दी हुई है सिर्फ शो करने के लिए, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। मतलब मैग्नीशियम और सल्फेट की हाइड्रेशन एंथैल्पी मिला के 95 नहीं बनता, मैंने ऐसे शो करने के लिए वैल्यू ली है। और लैटिस एंथैल्पी 100 है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेरियम सल्फेट की तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ऑब्वियसली कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि बेरियम का साइज बड़ा है, आयन डायपोल अट्रैक्शन जो है वो वीक होंगी, तो लेस एक्सोथर्मिक। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी देखो 95 से हो गई है 75, डिक्रीज आया ना हाइड्रेशन एंथैल्पी में। लैटिस एंथैल्पी में भी देखो डिक्रीज आया, 100 से हो गई है 90। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी में बच्चों देखो बड़ा डिक्रीज है, 95 से 75 मतलब 20 का डिक्रीज है, और लैटिस एंथैल्पी में सिर्फ 90 का डिक्रीज है।
ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास नीचे 15 किलो जूल आ रहा है, ऊपर 5 आ रहा है, मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन मोर पॉजिटिव हो रही है। मोर पॉजिटिव का मतलब लेस एक्सोथर्मिक, और जितना इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन लेस एक्सोथर्मिक होता है उतना कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है। इन ऑर्डर फॉर द कंपाउंड टू बी सॉल्युबल इट हैज टू बी मोर एक्सोथर्मिक या मोर नेगेटिव। ये लेस एक्सोथर्मिक यानी मोर पॉजिटिव हो रहा है। मोर पॉजिटिव हो रहा है मतलब लेस एक्सोथर्मिक हो रहा है, लेस सॉल्युबल है। तो डाउन द ग्रुप 2 सल्फेट्स अगर हम बात करें तो कैटायनिक साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी एज वेल एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर दोनों डिक्रीज हो रही हैं और अगर दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही होती तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज नहीं हो रही। बट डिक्रीज इन हाइड्रेशन इज ग्रेटर, हाइड्रेशन ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू लैटिस। ऐसा क्यों? क्योंकि लैटिस जो है वो एनाइन की प्रेजेंस से भी अफेक्ट हो रही है, और एनाइन का साइज, सल्फेट एनाइन का साइज ऑलरेडी इतना बड़ा है कि कैटाइन के साइज बड़े होने से लैटिस एंथैल्पी पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है, 100 से 90 आ गया। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी पे बड़ा चेंज आ रहा है, जिस 95 से 75 हो गया। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूं तो बीच में देखो माइनस माइनस उसने प्लस होना है, मतलब ये यहाँ पे जो माइनस है लैटिस एंथैल्पी माइनस ही होती है हमेशा, तो ये ओवरऑल प्लस बनेगी। और तुम्हारी हाइड्रेशन जो हमेशा माइनस होती है, तो माइनस हाइड्रेशन प्लस लैटिस। तो इसमें से आंसर जो है, अगर ये चीज लैटिस एंथैल्पी में डिक्रीज कम होगा और हाइड्रेशन मोर नेगेटिव रहेगी तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बहरहाल अगर ये बात नहीं समझ आती तो तुमने बस एक्सप्लेनेशन, ये थ्योरेटिकल आएगा, मैथमेटिकल कभी भी नहीं आता। तो आपने थ्योरेटिकली क्या याद रखना है कि द डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन डाउन द ग्रुप, बट डिक्रीज इन हाइड्रेशन इज ग्रेटर। दिस इज ड्यू टू द मच लार्जर साइज ऑफ सल्फेट एनाइन, thus enthalpy change of solution becomes more endothermic या less exothermic भी लिख सकते हो इस बात, and solubility of group 2 sulfate decreases down the। अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि explain, describe and explain why solubility of group 2 sulfates decreases down the group. So you have to write all this explanation. Down the group 2 sulfate the solubility decreases, as going down the group cationic size increases and charge stays same. This decreases the magnitude of lattice enthalpy and hydration enthalpy, but decrease in hydration is greater. This is due to the much larger size of sulfate anion. Thus, enthalpy change of solution become more endothermic and solubility of group 2 sulfate decreases down the group. मैंने तुम्हें वो दिखाया ना, क्वेश्चन दिखाया, तो क्वेश्चन इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा, और तुम्हें इतना सारा स्पेस दिया वैसे, और यही आता है, मतलब चेंज नहीं करता क्वेश्चन को। तो इफ यू स्टार्ट अबाउट राइटिंग, जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है वो आप पूरा सेंटेंस बना के लिख दो कि solubility of sulfate decreases down the group because lattice enthalpy and hydration enthalpy both decreases due to the increase in cationic size, but decrease in lattice is more decrease in lattice enthalpy is more than the decrease in hydration enthalpy is more than the lattice enthalpy. ठीक है, so solution becomes, enthalpy change of solution become less exothermic या more endothermic। और ये आंसर बना बनाया देखो मैंने ना इस हैंडआउट में, जब कार्बोनेट्स की कल बात हो रही थी ना, तो उसी पेज पे तुम लोगों को हाइड्रेशन और सॉल्यूशन दोनों का ये मिल जाएगा। Why solubility of group 2 sulfate decreases down the group, as down the group 2 cationic size increases, which decreases the magnitude of lattice enthalpy and hydration enthalpy, but decrease in hydration enthalpy is greater. Thus, enthalpy change of solution becomes more endothermic. This is a full-fledged answer for 4 marks. ठीक है, ये 3 लाइनों में समराइज हो जाएगा, बिल्कुल कुछ है नहीं, क्योंकि हमने सारे 4 पॉइंट इसमें कवर कर लिए हैं एज पर मार्किंग की। अगर देखो ना तो ऑल 4 पॉइंट हैज बीन कवर्ड। समझ आई ये बात? देखिए 4 पॉइंट्स इसमें क्या क्या बनते हैं कि सबसे पहले तो ये लिखोगे, अच्छा सबसे पहले आप तो ये बात जरूर लिखोगे कि वो पूछता है सॉल्युबिलिटी का क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये तो हमने क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कर दिया ना। तो आप लिखोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है ग्रुप 2 सल्फेट्स की डाउन द ग्रुप, 1 मार्क तो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। फिर
क्यों हो रही है? कैटायनिक साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, ठीक है, जिसकी वजह से लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों डिक्रीज हो रही है। 1 मार्क तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। लेकिन हाइड्रेशन में डिक्रीज जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू लैटिस, 1 मार्क तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। सो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बिकम मोर एंडोथर्मिक। चाहो तो वो इक्वेशन लिख दो लैटिस की, लैटिस इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस हाइड्रेशन जो बनाई है। अच्छा, एंथैल्पी चेंज ऑफ अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप टू हाइड्रोक्साइड जो है उल्टा है, उसमें क्या है, डाउन द ग्रुप टू हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। और इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप टू कैटायनिक साइज तो इनमें भी इंक्रीज ही हो रहा है। अच्छा, जिसकी वजह से विद डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहां तक तो सेम है दोनों का, डिक्रीजेस द लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, दोनों की एक्सप्लेनेशन सेम है। लेकिन आगे जो है ना, बट डिक्रीज इन हाइड्रेशन इज लेसर, और उसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स में क्या है, डिक्रीज इन हाइड्रेशन इज ग्रेटर, जिसकी वजह से एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बिकम लेस एंडोथर्मिक। ऊपर क्या लिखा है? मोर एंडोथर्मिक। एंडो की जगह तुम एक्सो का वर्ड भी यूज कर सकते हो। मोर एंडोथर्मिक मतलब लेस एक्सो, लेस एंडो मतलब मोर एक्सो, ठीक है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन है वाकई में थोड़ी सी, अगर मैंने जैसे सल्फेट्स की समझाने की कोशिश की, हाइड्रोक्साइड्स की भी वैसी बनेगी, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन एक ही बनता है इसका। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम्हें याद तो होना चाहिए अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई है, बट स्टिल वी ट्राई के हमें समझ भी आ जाए। बैठ के एक बार देखना है जो मैंने कहानी लिखी हुई है, अगर समझ आए, नहीं तो आप खुद ही अपनी एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश करना। नहीं तो आपके पास याद जरूर होने चाहिए ये पॉइंट जो लिखे हुए ना इसमें, ये जो पॉइंट लिखे हुए, ठीक है। ये मैंने सल्फेट्स के लिए लिखे हैं, हाइड्रोक्साइड्स के लिए भी ऐसा ही कुछ होगा। पूछता आपसे वो आंसर है जो आपको वो फिक्स लाइनों का बना के दे दिया गया, ठीक है। कोई सवाल?